हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। और ये हमारा एग्जाम प्रिपरेशन चल रहा है, आपको भी पता है, जिसमें हम सारे एमसीक्यू करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा वीडियो। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर का। एक मिनट, हाँ। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर पेमेंट आर मेड थ्रू। जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उनको जो पेमेंट होता है वो किनके थ्रू होता है? तो उनका जो भी पेमेंट होता है वो उनके एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर का ही नाम है नॉमिनी। तो उनके नॉमिनी के अकाउंट में भेज दिया जाता है और उन्हीं के माध्यम से डेथ पार्टनर का सेटलमेंट किया जाता है। क्योंकि जो पार्टनर मर गया है उसको सेटलमेंट करने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टनर मर गया हो तो ऑलरेडी भगवान का प्यारे हो चुका है, तो उसको तो हम दे नहीं पाएंगे। उसको अगर देना है तो उसके यहाँ जाके भगवान के पास जाके देना होगा। तो उसका जो भी हिसाब किताब होता है वो उसके नॉमिनी को किया जाता है, यानी उसको हम लोग इस चैप्टर में एग्जीक्यूटर बोलते हैं। हाँ, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ द अमाउंट ड्यू टू डिजीसेस पार्टनर। डिजीसेस पार्टनर मतलब भी होता है डेथ पार्टनर। इज पेड टू हिज, ना उसके पापा को ना उसके वाइफ को पे किया जाएगा। तो किसको पे किया जाएगा? तो उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, यानी वही एग्जीक्यूटर होगा, उसी को नॉमिनी बोलते हैं, उसी को सक्सेसर बोलते हैं। तो तीनों शब्द एक ही है। हाँ, तो उसी के खाते में पे किया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब कोई पार्टनर एडमिशन होता है तो पे किया जाता है, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो किया जाता है, जब कोई पार्टनर डेथ करता है तो किया जाता है। ऑल ऑफ दिस, इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। हाँ, फिर देखते हैं ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन जॉइंट लाइफ। जॉइंट लाइफ मतलब अगर एक्स है, वाई है, जेड है, इन सभी पार्टनर के लिए जो एक पॉलिसी कंपनी लेगा, सभी पार्टनर के जिंदगी पे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, उसके लिए अगर कोई पॉलिसी लेता है तो उस पॉलिसी को क्या कहते हैं? तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। हाँ, उसके बाद फिर बेटे अगले प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 5। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं और यहाँ पे देखिएगा एक्स का ये रेशियो, वाई का, जेड का, और इसमें कौन मर जाता है? जेड। तो देखिए जेड मर गया, तो कह रहा है कि नया रेशियो क्या होगा एक्स और वाई का। तो सिंपल सा बात है, एक्स का और वाई का नया रेशियो क्या होगा ये बताओ। तो 1/2 और 1/3 ये रेशियो हुआ। लेकिन आप लोग को पता है कि रेशियो में हम लोग को क्या करना पड़ता है? इक्वलाइजिंग करना पड़ता है। इक्वलाइजिंग का मतलब होता है कि जितना से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना से ऊपर करना पड़ेगा, और दोनों का नीचे सेम होना चाहिए। दोनों के नीचे एक्स और वाई दोनों के नीचे सेम होना चाहिए। तो हम किसको कॉमन ले ले? मान लीजिए 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3 को कॉमन ले लेते हैं तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसके नीचे भी 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। तो अब 6 6 तो हो गया कैंसिल, बचा कितना? 3:2। तो यही रेशियो हो जाएगा। 3:2 का जहां रेशियो दिखे उसमें टिक मारिए। समझ में आ रहा है ना बच्चे? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ए पार्टनर इज इन
जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो कोई भी पॉलिसी हम लोग क्यों लेते हैं बताओ? क्योंकि मनी में होने वाला लॉस से बचने के लिए, मॉनेटरी लॉस से बचने के लिए कोई भी पॉलिसी हम लोग लेते हैं बिजनेस में। तो मान लीजिए अगर हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया है तो कोई पार्टनर मर जाता है या रिटायर कर जाता है तो उसके बदला जो भरपाई होता है उस पॉलिसी से होता है। तो अब ये पॉलिसी से मुझे आएगा तो आएगा क्या? कैश आएगा, है ना? कैश का सेटलमेंट होगा। तो जहां कैश, कैश किस ग्रुप में है अकाउंट का? एसेट्स के ग्रुप में है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अल्टीमेटली क्या है बाबू? जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रूप में अल्टीमेटली मिलता क्या है हमें? कैश मिलता है। तो सर कैश क्या होता है? एसेट होता है। तो इसी वजह से क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एग्जीक्यूटर मतलब नॉमिनी would be entitled at their choice to interest calculated from the date of death till date of payment on the final amount due to the deceased partner कितना परसेंट? तो आंसर इसका 6% है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि कोई पार्टनर 15 जून को मर गया, 15 जून को कोई पार्टनर मर गया, 15 जून 15 को कोई पार्टनर मरा। अब इसका क्लेम सेटलमेंट होने में जुलाई अगस्त, 15 अगस्त 15 लगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो 15 जून 15 को मरा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 जून 15 को मरा, या हिंदी में एक बार देखिए, भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी ब्याज लेने के लिए प्रति वर्ष से अधिकृत होंगे। साझेदार की मृत्यु की तिथि से मृत्यु साझेदार को दे अंतिम राशि का भुगतान, अंतिम राशि। अब यहां देखिएगा, तो 15 जून को कोई पार्टनर मर गया, तो अब मान लेते हैं बेटे कि 15 जून यानी 20 जून तक इसका हिसाब किताब सेटलमेंट हुआ, सारा अकाउंट उकाउंट बनाए 20 जून को, 20 जून को। अब कंपनी इसका हिसाब बना, सपोज करो 15,000 रुपया, जो पार्टनर मरा है डेथ पार्टनर का हिसाब बना 15,000। अब कंपनी इसको 15,000 रुपया एट ए टाइम नहीं दे पाया। हाँ, कंपनी क्या है कि 10,000 रुपया का सेटलमेंट तुरंत कर दिया कैश में और बाकी 5,000 रुपया रख लिया। अब ये 5,000 रुपया जो है वो इतने दिन के बाद, यानी 20 जून का हिसाब किताब हुआ था, 15 अगस्त को पिक किया। अब ये 5,000 जितने दिन रहा है ना फर्म के पास, उतने दिन का ब्याज फर्म पे करेगा। फर्म किसको पे करेगा? तो एग्जीक्यूटर को। फर्म किसको ये ब्याज देगा? तो एग्जीक्यूटर। जो पार्टनर मर गया है, जो उसका नॉमिनी है, उसको इस 5,000 पे ब्याज मिलेगा, क्योंकि फर्म तुरंत सेटल नहीं कर पाया था इस वजह से। और कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? तो ये फिक्स्ड रेट है 6% के दर से। हाँ, जब कोई फर्म तुरंत सेटल नहीं कर पाता है तो 6% के दर से उस अमाउंट पे ब्याज देता है, जो डेथ पार्टनर का अमाउंट, डेथ पार्टनर का जितना अमाउंट फर्म के द्वारा नहीं दे पाता है एट ए टाइम ऑफ सेटलमेंट, उस बचे हुए अमाउंट पे 6% के दर से उसे ब्याज मिलता है। 8वां प्रश्न देखेंगे, द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीजर्स पार्टनर, यानी डेथ पार्टनर का जो नॉमिनी होता है, एग्जीक्यूटर होता है, विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन ड्यू। तो जो भी डेथ पार्टनर का ड्यू अमाउंट है जो बच गया है, अभी जस्ट बोले हैं, उस पे 6% के दर से ब्याज मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, इन द इवेंट ऑफ डेथ पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो बैलेंस शीट में अभी तक रिफ्लेक्ट कर रहा है, बटा नहीं है, समझे? और ये बैलेंस शीट के एसेट्स वाले पार्ट में शो किया गया रहता है। तो अगर बैलेंस शीट के एसेट्स वाले पार्ट में कोई प्रॉफिट शो हो रहा है जिसको अभी तक बांटा नहीं गया है, तो ये अगर कोई पार्टनर मर जाए ना, तो इसको कंप्लीटली खत्म किया जाता है। तो जितने पार्टनर है उनके जो पुराने रेशियो होंगे ना, उसमें बांट करके इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को खत्म कर दिया जाएगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड, सॉरी, ऑल पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हाँ, फिर अगला प्रश्न है, ऑन द डेथ
ऑफ ए पार्टनर द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये रिवॉर नहीं है, रिवैल्यूएशन है। तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? एसेट्स और लाइबिलिटीज के बढ़ने घटने से जो प्रॉफिट होता है उसको किस पार्टनर के बीच बांटा जाता है? जब अगर कोई पार्टनर मर जाए तो फिर से एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा, कितना बढ़ा कितना घटा, उससे क्या प्रॉफिट आया क्या लॉस आया। तो उन प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। किस पार्टनर में बांटा जाएगा? तो ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर के बीच, हाँ, इंक्लूडिंग डेथ पार्टनर ऑल्सो। अब ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर हु हैव गेन। अगर किसी पार्टनर के, सपोज कीजिए कि एक्स है, वाई है, जेड है। अब मान लीजिए जेड के मरने से, जेड के मरने से अगर मान लेते हैं एक्स को फायदा हो रहा है, जेड के मरने से एक्स को फायदा हो रहा है, इन द सेंस, अब एक्स को फायदा हो रहा है उसका गलत मीनिंग नहीं समझ लीजिएगा, समझे? जेड को किस तरीका से फायदा हो रहा है कि एक्स का जो शेयर है बिजनेस में, मान लीजिए एक्स का जो बिजनेस में अपना शेयर छोड़ के जाएगा, उसमें अगर एक्स को मिल रहा है तो एक्स कहलाएगा गेनिंग पार्टनर, एक्स कहलाएगा गेनिंग पार्टनर। नॉर्मली दोनों को फायदा हो जाता है तो दोनों क्या कहलाएगा? गेनिंग पार्टनर। अब बताओ कि एक्स के जाने के बाद, सपोज करो एक पिज्जा था, ये 3 जगह बंटता था, हाँ, एक्स में, वाई में, जेड में, 3 जगह बंटता था। समझ में आया बुआ? अब मान लीजिए जेड चला गया, तो जेड चला गया तो अब ये पिज्जा कितने जगह बटेगा? 2 जगह। तो अब एक्स और वाई का तो हिस्सा बढ़ा पिज्जा में, पहले 1/3 करके मिलता था, अब 1/2 करके मिलेगा एक्स वाई को। तो जेड के जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचता है उसको जो गेन होता है, हाँ, उसको जो गेन होता है, लिखा हुआ है हु हैव गेन ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी कंपनसेट। तो जिसको फायदा होगा वो किस पार्टनर को देगा? डेथ पार्टनर को देगा। अब देखो मरने के बाद एक्स वाई को फायदा हो रहा है तो एक्स वाई ही देगा ना, जो भी कंपनसेशन होगा एक्स वाई पे करेगा ना इसको, जेड को। अब मान लीजिए पी बेचारा एक नया पार्टनर आ रहा है तो ये बेचारा आज आ ही रहा है, ये थोड़ी देगा जेड को, इसको कोई फायदा थोड़ी हो रहा है, फायदा तो हो रहा है एक्स को, वाई को। तो एक्स वाई देगा, किसको देगा? डिजीसेस पार्टनर को देगा, जो पार्टनर मर गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द फर्म गेट, फर्म को क्या मिलता है? तो पॉलिसी अमाउंट, याद रहे रिटायरमेंट के केस में, रिटायरमेंट के केस में पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा। डेथ के केस में जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया जाता है उसका पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। पॉलिसी अमाउंट यानी जितना का पॉलिसी है वो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। और ये कहां मिलेगा बाबू? सरेंडर वैल्यू कहां मिलेगा? तो रिटायरमेंट के केस में। याद रहे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। हाँ, फिर अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द होल अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट इज ट्रांसफर टू। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको दे पूरी राशि किसके खाते में? जो पार्टनर मर गया है उसको जो पैसा मिलेगा वो किसके अकाउंट से सेटल्ड किया जाएगा? तो हिज सक्सेसर, पहले ही बता दिए हैं, सक्सेसर, एग्जीक्यूटर और नॉमिनी तीनों एक ही वर्ड है। हाँ, उसके बाद 14 नंबर प्रश्न, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव बाय द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, जेएलपी से जो पैसा आएगा वो किन किन लोगों में बटेगा? सॉरी, किस रेशियो में बटेगा? तो यहां पे देखिए क्योंकि रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो ओल्ड रेशियो में हमेशा याद रखिएगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी से जो भी पैसा आता है ना तो वो बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक्स, वाई और जेड पार्टनर है और प्रॉफिट को 2:1 में बांटता है, 2:1 में।
और फर्म के पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1,20,000 का एंड इन द बैलेंस शीट इट इज अपियरिंग द सरेंडर वैल्यू। कोई मतलब नहीं है सरेंडर वैल्यू का डेथ के टाइम पे, एसबी से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें जो पॉलिसी अमाउंट मिल रहा है उसी का बंटवारा करना है। तो कह रहा है कि कौन मर गया, एक्स मर गया, यानी यहां देखिए एक्स खत्म हो गया, समझ गया ना, तो एक्स को हटा दीजिए। अब कह रहा है ये जो अमाउंट है, हाउ दिस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। अब जितने पार्टनर इसमें कैसे मिलेगा, तो भैया देखिए सिंपल सा बात है, एक्स है, वाई है, जेड है, सरेंडर वैल्यू से कोई लेना देना है नहीं। हाँ, तो 1,20,000 रुपया बचा जो पॉलिसी से मिला। पॉलिसी से कितना मिला, 1,20,000 रुपया मिला। हाँ, अब इस 1,20,000 को सिंपली इसका जो रेशियो उसमें बांट दीजिए, 2/4 होगा, 1/4 होगा और 1/4 होगा। अब 4×3 = 12, 4×3 = 12, तो 3 दूनी 60, फिर 4×3 = 12,000। हाँ, तो कितना होगा, 30 और 30, तो कितना हो गया 60, 30, 30 वाला अगर कोई ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या बी, तो यही होगा 60, 30, 30। फिर बेटे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 ऑन 1 मार्च 2020 सी डाइड। सी कब मर गया, तो 1 मार्च 2020 को सी मर गया। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म के पास लास्ट 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है 72,000 है। बुक्स कब क्लोज होता है, 31 दिसंबर। तो मेन चीज क्या होता है पता है आपको, बुक्स कब क्लोज होता है वो देखना पड़ता है, और मरा कब है ये देखना पड़ता है। तो देखो, बुक क्लोज होता है 31 दिसंबर को बुक क्लोज होता है, और ये बंदा मरा कब है, तो ये बंदा मान लीजिए 19 से ये, हाँ, तो ये मरा कब है, एक मतलब 3 कहने का सेंस मार्च और 2020 में। यानी बुक जो क्लोज हुआ है उस दिन से लेके डेथ तक का दिन कितना है, तो देखिएगा दिसंबर खत्म, जनवरी पूरा जिंदा रहा, फरवरी पूरा जिंदा रहा, और 1 मार्च को तो ये मरिए गया। तो कितना दिन जिंदा रहा, 1 महीना, 2 महीना। यानी ये जनवरी में जिंदा रहा, फरवरी पूरा जिंदा रहा, और 1 मार्च को तो ये भगवान के प्यारे हो गए। तो इस हिसाब से फर्म जो है एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहा है, देखिए फर्म एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है 72,000 पर ईयर। तो पहले तो हम निकाल लेंगे कि इस साल इस 2 महीना में कितना कमाया होगा, तो 2/12 कर देंगे, 2/12 कर देंगे तो कितना होगा, 12 छक 72। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया टोटल 12,000। यानी इस 2 महीना में फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है 12,000। अब इस 12,000 में सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा देखो 3, 2, 5, 1, 6, तो सी का जो शेयर है बेटे वो है 1/6। और फर्म कितना इस 2 महीना में ओवरऑल कमाया है, टोटल कमाया है इस 2 महीना में 12,000। तो इस हिसाब से सी को जो हिस्सा मिलेगा वो 2,000। अब टोटल प्रॉफिट में से सी का हिस्सा हम निकाल लिए 2,000। आया बात समझ में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि ए बी सी 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस को बांटता है, किस रेशियो में, 3:2:1 में। सी डाई, कौन मर जाता है बेटे, सी मर जाता है। हाँ, सी डाई एंड गुडविल ऑफ द फर्म, और पूरे फर्म का जो गुडविल है, वैल्यूड एट का मतलब पूरे फर्म का गुडविल, यानी यहां देखिएगा वैल्यूड एट का मतलब पूरे फर्म का गुडविल 60,000 है।
द अमाउंट पेएबल टू द एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा। तो भैया जो डेथ पार्टनर का हिस्सा है वही पैसा एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो देखो 60,000 रुपया पूरे फॉर्म का गुडविल है, और जो पार्टनर मरा है उसका हिस्सा है 3 2 5 1 6 1/6 है ना, 1/6 है, तो कितना हिस्सा हुआ 10,000। सीधे सीधी गुडविल में हिस्सा 10,000 रुपया दे दीजिए सी को। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर, रेशियो इन लोगों का 3:2:1 का, दे हैड जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना का 3 लाख का, सरेंडर वैल्यू इस पॉलिसी का कितना है 90,000, कोई मतलब नहीं 90,000 का सरेंडर वैल्यू, रिटायरमेंट में काम करता है डेथ में नहीं। हाँ अब देखो 3 लाख रुपए का जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और कह रहा है कि सी डाइड, व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, अभी सभी पार्टनर के क्या हिस्सा होंगे, तो ए बी सी देखना। हाँ अब 3 2 5 1 6 3/6 2/6 1/6, अब इतना 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, तो देखो तो 6 पंचे 30 यानी 5 तिया 15, 1.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख रुपया, फिर यहां क्या होगा 5 दूनी 10, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, और यहां क्या होगा 50,000, तो कितना हो गया 3 लाख हो गया, तो 1.5 लाख 1,50,000 वाला कहीं ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन संख्या सी 1.5 लाख 1,50,000। हाँ फिर अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, दो दो एक का, सी डाई, कौन मर जाता है बेटे, सी की कहानी खत्म। 31 मार्च 2022 को द प्रॉफिट ऑफ द फिनेंशियल ईयर, इस फिनेंशियल ईयर में 64,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो द शेयर ऑफ द डिजीसेस पार्टनर इन द प्रॉफिट, तो बताइए 31 मार्च को अगर ये पार्टनर सी डाइड ऑन 31 मार्च को ही मरा, तो 31 मार्च को एकदम एग्जैक्ट डेट पे मरा है जिस दिन अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ है, तो उस दिन 64,000 का अगर प्रॉफिट है, क्योंकि फॉर्म एक दिन भी आगे नहीं चला है, सोचो कितना प्लान करके ये बेचारा मरा, तो 2 2 4 1 5, तो 2/5 हिस्सा हुआ, तो अगर इसको काटेंगे तो इसको काटने पे ऑप्शन होगा 12,800। फिर अगला प्रश्न देखते हैं बाबू 20 नंबर। इफ 3 पार्टनर, अगर एबीसी 3 पार्टनर है जिसका रेशियो 5:3:2 है, डेथ कर जाता है, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर ए, कौन मरता है इसमें, ए मरता है, हाउ मच बी एंड सी विल पे टू एग्जीक्यूटर, बी और सी कितना एग्जीक्यूटर को देगा, बी और सी ए के एग्जीक्यूटर को कितना देगा, ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल इज, गुडविल के बदला, हाँ गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट के आधार पे, प्रॉफिट जो है फॉर द लास्ट 3 ईयर, अच्छा 10,80,000, तो पहले तो भैया गुडविल पता करो कितना होगा, गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, गुडविल बराबर ये फॉर्मूला होता है। अब एवरेज प्रॉफिट पहले निकालिए, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 10,80,000, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3 साल का कह रहा है ना एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का, तो 3 से डिवाइड करो कितना आता है, तो इसको डिवाइड करने पे बाबू होगा 3,60,000, कितना होगा 3,60,000। चलो तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 3,60,000, आ रहा है समझ में, 3,60,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, यहां देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो,
1 मिनट 2 से मल्टीप्लाई करने पे 7,20,000। तो पूरे फर्म का जो गुडविल हुआ वो हुआ 7,20,000 रुपया पूरे फर्म का गुडविल। अब इसमें से कितना हिस्सा है जो पार्टनर मरा है? 5 3 8 2 10 ए मरा है ना, तो 5/10 उसका हिस्सा है। 5/10 5/10 अगर किया जाए तो कितना होगा बताओ? सबसे पहले 72,000 इंटू 5, 72,000 इंटू 5, 3,60,000। तो 3,60,000, 3,60,000। अब ये 3,60,000 कौन देगा इसको बताओ? बी और सी देगा। तो बी का हिस्सा कितना और सी का हिस्सा कितना? देखो, तो बी का हिस्सा 3 2 बचा, तो 3,60,000 में जो रेशियो बी का बचा है वो है 3:2 का, यानी 3/5। और 3,60,000 में इसको सी जो देगा वो देगा 2/5। तो कितना होगा बताइए? 3,60,000, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,20,000 इंटू, 1 मिनट यार, चलो तो देखो 3,60,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 72,000 होगा, और 72,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,16,000 होगा। तो 2,16,000, 2,16,000 तो चलो इस ऑप्शन में है, इसमें भी है। अब इसका भी टेस्ट कर लीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 72,000 होगा। अब 72,000 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1,44,000 होगा। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। हाँ, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए और एग्जाम का अच्छा से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, बाय।